और यहां पर परसेंटेज भी हमारे पास आ गया है। मिश्रिक में 38.82% मतदान, कानपुर में 33.79% मतदान। ये बड़ी खबर। अकबरपुर सीट पर 38.2% मतदान, उन्नाव में 38.6% मतदान, कन्नौज में 43.14% मतदान, शाहजहांपुर में 36.38%, मिश्रिक में 38.82%, कानपुर में 33.79%, अकबरपुर सीट पर 38.2% मतदान, उन्नाव में 38.60% मतदान, कन्नौज में 43.14% मतदान। ये अब तक के पोल परसेंटेज को हम आपको बता रहे हैं कितने फीसद मतदान हो चुका है मिश्रिक में, कानपुर में, कन्नौज में, अकबरपुर में। ये यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मनीष शुक्ला जी के पास चल रहा हूं। मनीष जी, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 3 चरणों में पोल परसेंटेज जिस तरीके से सामने आया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तरह से उसका आकलन कर रही हैं। चौथे चरण में अब तक का जो पोल परसेंटेज आया है, जिसको मैं लगातार बता भी रहा था अभी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पोल परसेंटेज को? देखिए, दरअसल आपको ध्यान में होगा कि जब पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ तब तक इंडी गठबंधन का गठबंधन ही पूरी तरह से सही नहीं हो पाया था। दोनों लोगों की रैली साथ नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से सीट दर सीट टिकट बदले जा रहे हैं, उससे जब नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं है इंडी गठबंधन के, तो उनके मतदाताओं में हताशा है। चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी बूथ तक वोट पड़े इसके लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष का मतदाता है वो हताशा निराशा में निकल नहीं रहा है। इसके नाते से उत्तर प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है, और जहां सरकारें हैं विपक्ष की, बंगाल में और तमाम जगहों पर, वहां पोलिंग परसेंटेज देखिए बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि वहां जिस तरीके से अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ वहां जनता निकल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आज जिस तरीके से अब तक का पोल परसेंटेज आया है, मैं चाहूंगा कि पहले आप उस पर एक बात कहें, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी समय बचा हुआ तकरीबन 3.5 घंटे का, तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की निराशा भरी सरकार, वही घिसे पिटे बयान, वही घिसी पिटी गारंटी, वही घिसे पिटे स्टेटमेंट, वही घिसे पिटे नेता। लोग इसे आजिज आ गए हैं। जो युवा 2014 में 18 वर्ष का था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी युवाओं के लिए, आज वो 28 साल का हो गया। जब आप 18 से 28 साल में पहुंच जाते हैं तब आपको जीवन की हकीकत से रूबरू होना पड़ता है। बहुत सारी जरूरतें आपके बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो आपको एक बार जीवन को सही से देखने का अवसर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के दर्शन कराए उसमें, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के आप देख लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में एकदम बिल्कुल जाके गोदाम की तरह बैठे हुए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नीति होती, नियति होती, तो बाहर के नेताओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती। इतना प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का हताश होना स्वाभाविक है, और भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में चारों खाने चित हो जाना निश्चित रूप है। अभी 6 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसमें चुनाव लड़े। उसे खाली हिंदू मुसलमान करना है, उसे खाली कुछ और बातें करनी है। अगर आप इनसे पूछिए कि आपने किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं करी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। अगर इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 10-10 पर्चे लीक हुए जिसमें 60-60 लाख युवाओं के भविष्य, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये भी आपने सारे महत्वपूर्ण बातें, मैं जाहिर तौर पर चर्चा के केंद्र बिंदु में इन सारी चीजों को लाऊंगा, लेकिन सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक है, उनके पास चलते हैं। सौरभ जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रचार भी लगातार चल रहा है बाकी चरणों के लिए, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन है, और उससे पहले आज काशी में बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। काफी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, और कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर शुरू होगा। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का काशी में आज का रोड शो? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। सभी लोगों की निगाहें आज जो है बनारस पर रहेंगी रोड शो पे। कल उनका नामांकन भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
वो सिर्फ उनका रोड शो और जो इस प्रकार की रैलियां हैं वो आप सिर्फ अपने क्षेत्र में जब उनका समय आया है तब यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो लगातार जहां जहां पर चुनाव है लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के अगर वो स्टार प्रचारक हैं तो स्टार प्रचारक की भूमिका में पूरी पार्टी के लिए हर जगह पर आज, बल्कि सिर्फ बनारस के लिए नहीं, वो पहले भी आपने देखा होगा लगातार। और आज जब बनारस की हम बात करते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो पूरा मोदीमय हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता, जिस प्रकार से वहां की जनता, जिस प्रकार से वहां के चप्पे चप्पे पर लोग जो ठेले वाले, रिक्शे वाले, अभी तो मैं बनारस होकर के आया, मतलब लोगों को एक ही जुबान में कहते हैं कि भैया किसको वोट, किस चीज पर वोट देंगे, कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हमारे जो बनारस है, हमारे क्षेत्र का जो विकास जो है जिस स्तर से हुआ वो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया था। जिस प्रकार से वहां सड़कों का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का अच्छा जो है योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से वहां पर सख्त व्यवस्था है, जिस प्रकार से घाटों का सबसे बड़ा, मंदिरों का जिस प्रकार से अच्छे तरीके से नवीनीकरण किया गया, तो ये भारत, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो अयोध्या धाम आप देखते हैं, काशी देखते हैं, इलाहाबाद, बनारस, ये पूरे सब धार्मिक क्षेत्र है। और धार्मिक क्षेत्रों में जो असुविधाएं होती थी, प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा वरीयता उन घाटों को बिल्कुल दिया, बिल्कुल, उन मंदिरों बहुत को बहुत दिया। महत्वपूर्ण बात आपने सौरभ जी रखी है। मनीष शुक्ला मेरे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लगातार बने हुए हैं। मनीष भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर आपकी पार्टी ने, संगठन ने, तमाम लोगों ने कई दिनों से तैयारियां की हैं और जाहिर तौर पर अब से कुछ घंटों के बाद वो रोड शो होना है। क्या लगता है आपको ये रोड शो कितना कार्यकर्ताओं के मनोबल को और बढ़ा पाएगा और आम लोगों में कितना मैसेज दे पाएगा वोट को लेकर के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काशी के लिए अब उनके लाडले सांसद हैं। काशी का पूरा उन्होंने स्वरूप बदला है। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और उनके रोड शो, उनकी रैलियों और उनके तमाम जो कार्यक्रम चुनाव को लेकर होते हैं, निश्चित रूप से केवल कार्यकर्ताओं को ही नहीं इंस्पायर करते हैं, बल्कि आम जनता के भी दिलों में वो स्थान बनाते हैं। उनके बयान, उनकी बातें, उनके जो मिलने का उनका तरीका है, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आम मतदाताओं से मिलते हैं। इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं और तमाम दलों में उनके सर्वोच्च नेता है, लेकिन देखिए उनका किस तरीके से जनता से मिलने का तरीका है। और प्रधानमंत्री जी का इतना सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद भी जनता के पास जब जाते हैं तो पुराने नरेंद्र मोदी जी की तरह सबसे मिलते हैं। तो काशी की जनता उनको अपने लाडले सांसद का इंतजार कर रही है। काशी की जनता ने तय किया है कि पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है, क्योंकि केवल काशी का तो स्वरूप बदला, ये पूरे देश का स्वरूप बदला है। काशी के 100 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हुआ है। ये जो सड़क थी बनारस से लखनऊ, उसके क्या हाल थे, जो बनारस से लेके गाजीपुर, जो बनारस से लेके प्रयागराज की जो सड़कें थी, उनके क्या हाल थे, जो वाराणसी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया, केवल धार्मिक दृष्टि से ही न देखिए तो आर्थिक रूप से उसका आज क्या योगदान है, किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। तो निश्चित रूप से काशी की जनता तो उनको प्यार करती ही करती है, पूरा देश उनको प्यार करता है। और उनके शब्दों का मान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जो देश का नागरिक है, जो वो भी रखने का प्रयास करता है। इसलिए अब की बार 400 पार जो उन्होंने संकल्प लिया है, काशी सहित पूरे देश में उसका प्रभाव। एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए अखिलेश यादव के बगल में जो खड़े राहुल गांधी की फोटो आ रही है, वो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। इनके एक नेता अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बेल पर आए हैं भ्रष्टाचार के मामले पे, 4 लोग जेल पे हैं। इनके गठबंधन के नेता लालू यादव सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले पे, ये भी बोलते हैं भ्रष्टाचार पे। शर्म आनी चाहिए। जिनके गठबंधन में केवल भ्रष्टाचारी है, केवल अपराधी है, सजा याफ्ता है, बेल पर है, वो भी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। जनता हंसती है अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे लोगों पर। सही बात कह रहे हैं मनीष जी। आप, धर्मेंद्र यादव जी, आप किस तरीके से मनीष भाई की बात से सहमत हैं? मनीष जी को शायद जानकारी नहीं है। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले राहुल गांधी पेड़ पर है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सबसे राहुल गांधी पेड़ पे है कि नहीं है? लालू यादव आपके बीच में नहीं है।
अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले के जेल कहे कि नहीं है? उनके तमाम नेता जेल में है कि नहीं है? अजीत पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है बताइए ना। 70,000 ये देखिए, करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 राहुल गांधी जेल पे है कि नहीं है, ये बताओ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं और अपराध पे बात करें, समाजवादी पार्टी मुख्तार और रफीक के कंधों पर पड़ी हुई समाजवादी पार्टी। बताइए अमरीश जी, आप तो कम से कम अपनी आत्मा से पूछिए ना, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अरे अपने अंतरात्मा से अखिलेश यादव पूछे और आप इस दुनिया में खत्म मोदी जी ने उसके लिए वोट मांगे, उसके बाद अमित शाह जी ने उसके लिए बाहर जाने की परमिशन दे दी, गृह मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दिया, लगे आप। मैं नीरव मोदी का नाम निकल पा रही राहुल गांधी के लिए। अभी मैं विजय माल्या ये भ्रष्टाचारी आपके गठबंधन के हिस्से हैं जो आपने गोदाम बना रखे हैं, जनता आपसे पूछ रही है, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई रोकूंगा मैं आपको, धर्मेंद्र जी रोकूंगा इस वक्त। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, सीतापुर से संदीप मिश्रा, हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ हैं। उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे भी तमाम जानकारियां हासिल करेंगे और तमाम हमारे संवाददाता उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोले हैं पीएम मोदी, औरंगजेब तुगलक कहे जाने पर पीएम का जवाब आया है, हम कामदार हैं, वो नामदार हैं, मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। पीएम ने यहां पर यह बात कही है। विपक्ष की गालियों से मुझे ऊर्जा मिलती है, जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा, देश के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुसार चलना चाहता हूं, यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक कहा, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ जी, और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूं और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूं। और दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी गंध उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। मतदान की पल पल की जानकारी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।